फिल्म की कहानी संतोष नाम की एक लड़की से शुरू होती है। संतोष अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो रही है। हाल ही में उसके पति रमन सैनी, जो पुलिस में थे, की मौत हो गई है। संतोष की शादी अभी हाल ही में हुई थी, इसलिए वह इस दुख को सहन नहीं कर पा रही है। रमन की माँ का कहना है कि संतोष ने रमन को खा लिया और वह उसके पैसे भी ले रही है। रमन की माँ ये बातें संतोष के परिवार वालों के सामने कहती है और कहती है कि वे संतोष को अपने घर में ही रख सकते। इसके बाद संतोष के परिवार वाले उसे अपने घर ले जाते हैं। संतोष का परिवार बहुत बड़ा नहीं है और उसने कभी काम नहीं किया। फिर संतोष पुलिस हेडक्वार्टर जाती है ताकि वह रमन की पेंशन के बारे में बात कर सके। वहां उसे पता चलता है कि उसे भी विधवा पेंशन मिलेगी, लेकिन कम। रमन को भी पेंशन मिलेगी, लेकिन वो भी कम होगी। संतोष को यह भी पता चलता है कि जिन महिलाओं के पति मारे जाते हैं उन्हें नौकरी दी जाती है। संतोष ने पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे रमन की जगह कांस्टेबल की नौकरी मिल सकती है और उसकी सैलरी भी वही होगी जो रमन को मिलती थी, तो वह इस बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है कि अगर उसे पेंशन मिलेगी तो शायद रमन का परिवार भी उसका पैसा ले सकता है, इसलिए वह नौकरी के लिए हाँ कह देती है। कुछ दिनों बाद संतोष की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उसकी पोस्टिंग पास ही के इलाके में हो जाती है। अब वह एक लेडी कांस्टेबल है, लेकिन उसे पढ़ाई का अनुभव नहीं है और न ही उसने पहले कभी काम किया है। उसे नौकरी में सब कुछ नया सीखना होगा। संतोष जिस क्वार्टर में रहती है वहां बहुत गर्मी होती है, इसलिए एसपी सर उसे अपने घर बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसका कमरा ठीक नहीं है। संतोष बताती है कि वहां बहुत गर्मी है। एसपी सर कहते हैं कि वह उसे अपने घर के पास एक कमरा दिला देंगे जिसमें कूलर भी होगा। इसके बदले में संतोष को घर की थोड़ी सफाई और एसपी सर की पत्नी की मदद करनी होगी। संतोष समझ जाती है कि एसपी सर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब वह उनके घर के पास रहने लगती है और थोड़ा बहुत काम भी करने लगती है। एक दिन संतोष अपने जूते ठीक कराने के लिए एक मोची के पास जाती है। वहां उसे पता चलता है कि मोची लोगों की रिपोर्ट भी लिखता है। तभी एक आदमी आता है जो कहता है कि उसकी 15 साल की बेटी गायब हो गई है। मोची उस आदमी से कहता है कि उसे थोड़ी देर रुकना होगा, लेकिन संतोष को यह ठीक नहीं लगता। वो उस आदमी से कहती है कि वह उसके साथ चलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाए। आदमी बताता है कि उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। फिर भी संतोष उसे अपने साथ ले जाती है और तुरंत एसपी सर के सामने खड़ी कर देती है। एसपी सर उस आदमी से गंभीर आवाज में पूछते हैं कि क्या हुआ है। आदमी बताता है कि उसकी 15 साल की बेटी गायब हो गई है। बात करते करते एसपी सर को पता चलता है कि वह आदमी एक दलित है। फिर एसपी सर कहते हैं, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, तुम मोची के पास जाओ और वहां से रिपोर्ट लिखवा कर आओ। अगर हम लिखेंगे तो तुम कहोगे कि हमने कुछ और लिखा है। यह सुनकर संतोष समझ जाती है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसे इस जगह पर जीने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अगले दिन जब संतोष पुलिस स्टेशन जा रही होती है तो बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। उसे पता करना होता है कि भीड़ किसके लिए है, इसलिए वह आगे जाकर देखती है। उसे पता चलता है कि कल जिस आदमी ने रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था उसकी बेटी मारी गई है और उसकी लाश पुलिस स्टेशन के पास रखी हुई है। उस लड़की का नाम देविका था और वह सिर्फ 15 साल की थी। उसकी हत्या के बाद उसका दुष्कर्म किया गया और फिर उसे पासी के कुएं में फेंक दिया गया। अब उसकी मां इंसाफ मांग रही थी और चाहती थी कि उस आदमी को सामने लाया जाए जिसने यह सब किया, लेकिन पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद लोग वहां से चले जाते हैं और देविका की लाश पुलिस स्टेशन में ही रखी रहती है। पुलिस वाले इसे एक सामान्य घटना की तरह ले रहे थे, जैसे ऐसी बातें हमेशा होती रहती है। आगे पता चलता है कि देविका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन उनके पास ले जाने का कोई साधन नहीं था। कांस्टेबल कहता है कि अगर इस लड़की की लाश को कोई लेडी कांस्टेबल ले जाए तो बेहतर होगा। इसलिए संतोष उसे एक ट्रक में भरकर ले जाती है, लेकिन बाद में उसे इसका भाड़ा भी देना पड़ता है क्योंकि पुलिस वालों ने उसे पैसे नहीं दिए थे। थोड़ी देर बाद संतोष देविका की लाश लेकर पहुंच जाती है। वहां काफी देर हो चुकी होती है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ कोई जगह नहीं है। संतोष कहती है कि वह उसकी लाश को वापस नहीं ले जा सकती। अंत में वे उसकी बात मान लेते हैं और पोस्टमार्टम करने लगते हैं, लेकिन संतोष को यह सब ठीक नहीं लगता। वे लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम में खुद करेंगे, डॉक्टर सिर्फ साइन करेंगे।
पोस्टमार्टम के दौरान वे देविका की कान की बालियां संतोष को दे देते हैं। अगले दिन यह खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और पूरा केस लेडी इंस्पेक्टर गीता शर्मा के हाथ में आ जाता है। गीता जब मीडिया से बात कर रही होती है तो वह संतोष से कहती है कि उसकी वर्दी बहुत गंदी है, इसे साफ करवा लो। फिर वह मीडिया वालों से कहती है कि देविका के साथ जो भी हुआ है हम उसे जरूर गिरफ्तार करेंगे। रात होते ही संतोष गीता शर्मा के पास जाती है और कहती है कि कल किसी ने भी डेड बॉडी ले जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसे अकेले ही पोस्टमार्टम करवाना पड़ा और उसकी वर्दी गंदी हो गई। लेकिन गीता मैडम कहती है तो मुझे क्या करना है। उनकी आवाज से लगता है कि वह ठीक नहीं है। अगले दिन गीता मैडम अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव में जाती है जहां देविका की लाश मिली थी। सभी लोग वहां जांच पड़ताल करने लगते हैं और गीता मैडम संतोष को उस कुएं के पास भेज देती है। जब संतोष उस कुएं के पास खड़ी थी तब उसने देखा कि कुछ औरतें दूर से पानी लेकर आ रही है। वे औरतें संतोष से कहती है, यहाँ साफ सफाई कब करवाने वाले हो। संतोष जवाब देती है, हमारा काम यहाँ सफाई करना नहीं है, हम सिर्फ जांच करने आए हैं। वहीं कुछ बच्चे भी थे जो संतोष से कहते हैं, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बच्चे उसे जमीन में गड़ी हुई एक बिल्ली दिखाते हैं। यह देखकर संतोष गीता मैडम को बताती है। फिर वे उस आदमी के पास जाते हैं जिसने बिल्ली को काटा था। वह आदमी बताता है कि यह बिल्ली भी कुएं में से निकाली गई थी और वहां जाकर मर गई थी, लेकिन इसे देविका की मौत से पहले निकाला गया था। इसके बाद संतोष देविका के घर जाती है और उसकी माँ से मिलती है। वह पूछती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या देविका किसी से बात करती थी? लेकिन उसकी माँ इनकार कर देती है। जब संतोष उनका मोबाइल चेक करती है तो उसे देविका के फोन में सलीम नाम के आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि देविका और सलीम के बीच काफी बातें हुई थी। संतोष गीता मैडम को बताती है कि उसे सलीम के बारे में पता चला है और लगता है कि वह इस मामले में शामिल हो सकता है। इसलिए वे अगले दिन सलीम के घर जाती है। वहां सलीम नहीं होता, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि सलीम मुंबई गया था। जब वे 23 और 26 फरवरी की बात करते हैं तो पता चलता है कि सलीम सचमुच मुंबई में था। संतोष को यह भी पता चलता है कि सलीम और उसके पिता प्रधान जी के यहाँ काम करते थे। ये जानकर संतोष प्रधान जी के घर जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गांव की प्रधान एक महिला है और उनके घर पर कोई पुरुष नहीं है। संतोष बाहर है और वह सलीम और उसके पिता के बारे में पूछती है कि क्या वे यहाँ काम करते थे। उन्हें पता चलता है कि हाँ, वे यहाँ काम करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि 23 और 26 फरवरी को वे कहाँ थे। वहाँ 100 लोग और भी काम करते हैं, इसलिए किसका हिसाब रखे यह उन्हें नहीं मालूम। अब संतोष सलीम के घर के आसपास उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है। कुछ दोस्त खड़ूस थे और ठीक से बात नहीं कर रहे थे। संतोष उन्हें अपना नंबर देती है और कहती है, अगर तुम्हें सलीम के बारे में कुछ पता हो तो जरूर बताना। किसी को तो जेल जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम भी जेल जा सकते हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि सब कुछ बता दो। अगर यहाँ नहीं बता सकते तो इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना। जब संतोष खाना खा रही होती है तभी उसे एक लड़के का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि सलीम मेरठ में है, लेकिन उसे इससे ज्यादा नहीं पता। यह सुनकर संतोष गीता मैडम को बताती है और वे तय करती है कि वे अगले दिन मेरठ जाएंगी। अगले दिन सभी लोग मेरठ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन संतोष ट्रेन से जाती है जबकि बाकी लोग सड़क से आ रहे हैं। जब संतोष को पता चलता है कि गीता मैडम किसी काम की वजह से लेट हो जाएंगी तो उसे अपनी जांच खुद करनी पड़ती है और सलीम को अकेले ही ढूंढना होता है। मेरठ वही जगह है जहां संतोष के पति रमन की मौत हुई थी। दरअसल जब रमन ड्यूटी पर था तब दंगे होने की वजह से किसी ने उसके सिर पर पत्थर मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब संतोष उस जगह पर सलीम को मिल जाती है। लेकिन संतोष का मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। उसे गीता मैडम को बताना था कि वह कहाँ है, इसलिए वह अपना फोन तुरंत चार्ज पर लगाती है और अपनी लोकेशन गीता मैडम को भेज देती है, जिस जगह पर संतोष अपना फोन चार्ज कर रही थी। वहां सलीम भी मौजूद था। उसने कुछ आवाज सुनकर अंदर आकर संतोष से पूछा, क्या कोई समस्या है मैडम? लेकिन संतोष मना कर देती है। गीता मैडम ने संतोष को सलीम पर नजर रखने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद गीता मैडम भी वहां आ जाती हैं और सलीम को पकड़ लेती हैं, लेकिन वे उसे अपने अड्डे पर नहीं ले जाती बल्कि वहीं रुक जाती हैं। गीता मैडम संतोष की तारीफ करती हैं, तू नहीं आई, लेकिन फिर भी तूने बहुत अच्छा काम किया है। शायद तेरी जगह पर कोई और होता तो वह ये नहीं कर पाता। तभी वहां बेनीबाल नाम का एक पॉलिटिशियन आता है जो कुछ बड़े पुलिस अफसरों से मिलने के लिए आया था।
गीता और संतोष भी उन्हीं पुलिस ऑफिसरों के सामने होती हैं। बॉबी सर गीता से कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो यहीं करो, लड़के को वापस ले जाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन संतोष की फोटो अखबार में छप जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे कांस्टेबल मिलकर सलीम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि उसने यह सब क्यों किया। लेकिन सलीम कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वह लड़की उसे पसंद थी और वह उससे बात करती थी। लेकिन पुलिस वालों को पता है कि यह सब सलीम का ही काम है, इसलिए वे उसे बुरी तरह से मारते हैं और इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। जब संतोष को यह खबर मिलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह गीता मैडम के पास बैठी होती है। वह कहती है कि सलीम की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही है और वह बहुत तड़प रहा था। लेकिन गीता मैडम कहती हैं कि सलीम ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, इसलिए उसे ऐसा ही होना चाहिए था। जो हुआ वह अच्छा हुआ। इसके बाद संतोष कमरे में जाकर सलीम का मोबाइल चेक करती है। उसे पता चलता है कि 23 और 26 फरवरी को सलीम सचमुच मुंबई में था, क्योंकि उसने अपनी फोटो में तारीख देखी थी। अब संतोष को समझ आ गया कि पुलिस ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। फिर बताया जाता है कि पुलिस ने एक योजना बनाई थी और सलीम के परिवार को बताया था कि उसने फांसी लगा ली। औपचारिकता पूरी करने के लिए पुलिस वाले सलीम के घर जाते हैं, लेकिन संतोष कार में ही बैठी रहती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा। वह गीता मैडम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गीता उसकी बात नहीं सुनती। तभी गांव का एक आदमी पप्पू आता है और बताता है कि कुएं में फिर से एक कुत्ता मारा गया है। संतोष तुरंत उस कुएं के पास जाती है, जहां लोग उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह से बातें सुनाते हैं। संतोष उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करती क्योंकि वे दलित हैं। संतोष को यह नहीं पता चलता है कि यह सब कुछ प्रधान लोगों का काम है, इसलिए वह तुरंत प्रधान के घर जाती है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। वहां सिर्फ एक लड़की होती है जिससे बात करने पर संतोष को कुछ जानकारी मिलती है। संतोष को पता चलता है कि सलीम नहीं बल्कि देविका खुद कुएं में आई थी। वह दलित का कुआं था और वहां एक बिल्ली मर गई थी, इसलिए देविका पानी भरने के लिए प्रधान के कुएं में आई थी। थोड़ी देर बाद प्रधान का पति बेनीवाल आता है, जो एक बड़ा पॉलिटिशियन है। संतोष देविका के बारे में बेनीवाल से पूछने लगती है, लेकिन वह ठीक से बात नहीं कर रहा। वह कहता है, तू नहीं आई है इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। संतोष पूछती है कि क्या देविका पानी लेने आई थी, और लोग बताते हैं कि वह दलित थी और उसे वहां नहीं आना चाहिए था। संतोष बेनीवाल से पूछती है, क्या तुम लोगों ने देविका के साथ दुष्कर्म किया? बेनीवाल जवाब देता है, अगर हमने किया है तो तू क्या कर लेगी? यह सुनकर संतोष को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत देविका मैडम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। इसलिए वह गीता मैडम के पास जाती है, जहां गीता खाना खा रही होती है। संतोष कहती है, आपको शुरुआत से ही पता था कि सलीम निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। गीता मैडम कहती हैं, तूने कहा था कि हमें सलीम पर शक है और उसकी जांच करनी चाहिए। हमने तुझे फ्री हैंड दिया और तूने जांच की। फिर गीता मैडम अपने बैग से एक सस्पेंस लेटर निकालती हैं और संतोष को दिखाती हैं। जब संतोष लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसमें सिर्फ गीता मैडम का नाम है और संतोष का कहीं भी नाम नहीं है। इसका मतलब यह था कि गीता मैडम ने संतोष का नाम आने नहीं दिया। जब इंक्वायरी वालों ने जांच की तो पता चला कि सलीम गीता मैडम की कस्टडी में था। सलीम कस्टडी में मारा गया था, न कि फांसी लगाकर। गीता मैडम संतोष से कहती हैं, इन सब में मेरा ये हाथ है, तू तो वहां मौजूद भी नहीं थी। अगले दिन संतोष देविका के घर जाती है। वहां उसकी मां सोई हुई थी, इसलिए वह देविका की कान की बालियां वहां रखकर आ जाती है। लेकिन ये सब देखकर संतोष को बहुत बुरा लगता है। वह अपने घर महापुरा जाने लगती है। रास्ते में वह एक बच्ची से 10 रुपए का बिस्किट खरीदती है और बदले में उसे अपनी कान की नथ दे देती है, जो गीता मैडम ने उसे दी थी। यह फिल्म भारत में कानून की असली सच्चाई को दिखाती है। जरूरी नहीं कि हर फिल्म में कोई संदेश हो। कई बार कहानी का काम सिर्फ कहना होता है और वह भारी उपदेश नहीं देती। संतोष एक ऐसी फिल्म है जो ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि ये बताती है कि किसके बारे में सोचना है। इसमें बहुत कुछ है जो हम अपने आसपास हर दिन देखते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। फिल्म दिखाती है कि हमारा समाज आज भी लैंगिक भेदभाव, भ्रष्टाचार, राजनीति और जातिवाद के जाल में फंसा हुआ है। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये मुद्दे दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। डायरेक्टर संध्या सूरी ने अपनी पहली फीचर फिल्म के लिए ग्रामीण परिवेश को बहुत खूबसूरती से चुना है, जिससे कहानी को सच्चा स्वाद मिलता है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक दलित लड़की की हत्या होती है तो पुलिस, थाने और मीडिया के लिए यह सुर्खियों का विषय बन जाता है। दलितों की दुर्दशा और मृतक लड़की के परिवार पर थोपे गए अपमान को संतोष को झेलना पड़ता है। इस हत्या की बुद्धि सुलझाते हुए वह खुद की खोज में भी आगे बढ़ती है। फिल्म में जब अपराधी पकड़ा जाता है तो आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असल में कहानी वहीं से शुरू होती है। ये इस फिल्म का खास पॉइंट है।
फिल्म के हर सीन को बहुत ही साधारण तरीके से पेश किया गया है, जिससे लगता है कि यह किसी असली गांव की घटना है जो हमारे सामने हो रही है। यही चीज इसे और भी दिलचस्प और अद्भुत बनाती है। फिल्म की कहानी थोड़ी धीमी है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिल्म का अंत ऐसा हो सकता है कि आप उसे देखकर संतुष्ट ना हो। इसमें जातिवाद को दिखाया गया है, जो हमारे समाज में छोटे जातियों के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को दर्शाता है। हमें यह भी दिखाया गया है कि महिलाओं को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, प्रेजेंटेशन और कलर ग्रेडिंग सब ठीक ठाक है। संध्या सूरी ने इसका डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको काफी धैर्य की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये धैर्य नहीं है तो शायद आप ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। अगर आप मसाला एंटरटेनमेंट जैसी फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी। कहानी को असली तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म में सभी किरदार बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। आपने पहले भी ऐसी फिल्में देखी होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए ऐसी ही फिल्में बनाई जाती हैं। यह फिल्म परिवार के साथ देखने के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती हैं। संतोष फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट और नए कंटेंट मिलते रहें। जल्द ही एक और शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।